ये मेरा पॉलिटी का तीसरा वीडियो है। इसके पहले मैं भारतीय संविधान का कैसे निर्माण हुआ, क्या उसके स्रोत थे, ये मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था। और मेरा जो सेकंड वीडियो था वो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को लेके था। उसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। आज जो मेरा तीसरा वीडियो है इसमें हम लोग मूल अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट, उसके बाद डीपीएसपी और अंतिम में मौलिक कर्तव्य को हम जो इसमें शामिल करेंगे। 3 टॉपिक होगा इसमें, और इस तीनों टॉपिक से बीपीएससी या किसी भी और भी एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि सारे चीज़ को डिस्कस कर दिया ताकि एग्ज़ाम में एक भी सवाल से ना छूटे। और कई सारे दोस्तों का ये शिकायत है कि वीडियो ब्लर आता है। तो देखिए, मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा रिसोर्स नहीं है वीडियो बनाने का, तो मैं सिंपल मोबाइल से ही वीडियो बनाता हूँ। आगे आने वाले समय में मेरे पास जब वो भी कई सुविधाएं होगी तो वीडियो का क्वालिटी क्या होगा, अच्छा होगा। तो मैं फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो क्वालिटी क्या हो, अच्छा जाए। और आप लोग थोड़ा सा, चूँकि काफ़ी अच्छा मैं अपना नोट्स शेयर कर रहा हूँ आप लोग के सामने, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिए वीडियो क्वालिटी को लेकर, और थोड़ा सा इसी चीज़ में मैनेज करने का क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। और आने वाले समय में और बेहतर में करने का क्या करूँगा, प्रयास करूँगा। चलिए देखिए, सबसे पहली बात जो है, जो मूल अधिकार जो है, फंडामेंटल जो राइट है, आपको पता है हमारे संविधान के भाग 3 आर्टिकल 12 से लेके 35 तक दिया हुआ। पहली बात यही आपको एक याद कर लीजिए मोटा मोटी, ताकि आपको एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन जब कभी आर्टिकल वाइज आ जाएगा तो आपको बनाने में काफ़ी क्या होगा, आसानी होगा। तो भाग 3 पार्ट फर्स्ट आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, ठीक ना। अब देखिए आर्टिकल 12 इसमें क्या कहता है कि इसमें राज्य की परिभाषा दी गई। राज्य की परिभाषा मतलब क्या कि इस फंडामेंटल राइट में राज्य किसको माना जाए, केंद्र को भी माना गया है, राज्य सरकार को भी माना गया है, और स्थानीय शासन को भी माना गया, और जो पब्लिक सेक्टर जो इंटरप्राइजेज है, जो कि सरकारी कंपनी है, उसको भी यहाँ संविधान में राज्य माना गया है। अब आर्टिकल 13 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे थे, क्या पूछेगा, सिंपल एक क्वेश्चन पूछा था एग्जाम जब मैं दे रहा था, उसमें पूछा था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू का अवधारणा या कॉन्सेप्ट आता है। ये आता है आर्टिकल 13 से। इसमें सिंपल ये कहता है कोई भी कानून या विधि मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं कर सकता है। एक और ध्यान रखिएगा, हम फंडामेंटल राइट को शॉर्ट में FR बोलेंगे, इस बात ध्यान रखिएगा, ठीक ना। और जहाँ जहाँ मेरा ये पेन जा रहा है वहाँ आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो आर्टिकल 13 सिंपल क्या कहता है कि कोई भी कानून या विधि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं कर सकता है। अगर उल्लंघन करेगी तो जहाँ तक उल्लंघन करेगी वो कानून क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी, ठीक है। ये आर्टिकल आपका 13 का था। और इसी आर्टिकल 13 का जो है ना प्रयोग करके न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू जो है ना सुप्रीम कोर्ट किसी भी संसद द्वारा बनाए गए कानून का क्या होती है, करती है। तो जब मेरा देश आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के बाद से ही हमारे संविधान में कई तरह के संशोधन हुए। आपको पता है कि भूमि सुधार को लेकर कई तरह के संशोधन हुए। तो चूँकि भूमि सुधार कहीं ना कहीं संपत्ति के अधिकार से जुड़ा हुआ था, इसलिए जब हमारी संसद ने संपत्ति के अधिकार को कम करने के लिए कई तरह के कानून जब बनाई, तो कई सारे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया। तो उसी में एक है गोपालन वाद 1950 के विवाद था, जिसमें ये मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल ये कहा था कि संविधान संशोधन को विधि इसने नहीं माना था। मतलब कि इसका मतलब ये है कि संविधान संशोधन करके संसद फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार को समाप्त या कम या अधिक कर सकती है। ये किसमें बोला था, ये सुप्रीम कोर्ट ने 1950 के अपने गोपालन वाद विवाद में कहा था, ठीक ना। इसका मतलब ये है फंडामेंटल राइट में संशोधन किया जा सकता है। और यही इसका मतलब ये हुआ कि विधि अलग है और संशोधन क्या है, अलग है। बाद में आगे जाके सुप्रीम कोर्ट अपने कई निर्णयों में ये कहा कि नहीं, फंडामेंटल राइट में संशोधन तो संसद कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे जो बेसिक स्ट्रक्चर जो संविधान का है उसमें वो किसी तरह का संशोधन नहीं कर सकती। और ये बात ये सुप्रीम कोर्ट ने किस बात में बोला, ये केशवर्ण भारती विवाद एक आया था 1973 में, उसमें इस सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बोला। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अब आगे जब मैं कभी पढ़ाऊँगा उसमें बताऊँगा कि संविधान का मूल ढांचा में क्या क्या शामिल, जैसे कि हमारे देश का धर्मनिरपेक्षता स्वरूप, लोकतंत्र, गणराज्य,
शक्ति का पृथक्करण, ये सब क्या है, मूल ढांचे के तहत आता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट संसद जो है ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर को, विशेषता को हमारे संविधान से संशोधन करके भी हटा नहीं सकती, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, आपको अब हम आगे इसमें पढ़ते हैं कि हमारे देश में कौन कौन से मूल अधिकार हैं। आइए, आपको पता होगा कि हमारे संविधान में 6 तरह के मूल अधिकार हैं। उसमें देखिए, पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेकर 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कब है, 25 से लेकर 28 तक। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार कब से, 29 से 30 तक है। और यहाँ पे संवैधानिक उपचार का अधिकार कहाँ से है, 32, शॉर्ट में है, ठीक ना, मैं इसको आगे डिटेल में कराऊंगा। ध्यान रखिएगा, हमारे संविधान में एक और अधिकार था, संपत्ति का अधिकार। अब उसको हटा दिया गया है। किस संविधान संशोधन से हटाया गया है, वो 44वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया है और ये 1978 में जो है ये किया गया है। और ध्यान रखिएगा, अभी वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है हमारे संविधान में, लेकिन वो अनुच्छेद 300A में है, ध्यान रखिएगा। और अब ये हमारे देश का भी कानूनी अधिकार है, या इसको हम बोलेंगे संवैधानिक अधिकार है, लेकिन फंडामेंटल राइट अभी संपत्ति रखना हम लोग का नहीं है। ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि अभी हमारे देश में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, कानूनी अधिकार है या संवैधानिक अधिकार है, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। आइए हम डिटेल से अब जो है ना सारे जो है ना राइट को आराम से क्या करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला देखिए, इसमें है समता का अधिकार या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। देखिए, आर्टिकल 14 सिंपल कहता है कि कानून के सामने सभी क्या है, बराबर है। सिंपल, आप ये ध्यान रखिएगा, कानून के सभी क्या है, बराबर है। ताकि मेरा नोट्स मेंस का भी कुछ है, इसलिए मैं सिर्फ पीटी का चीज़ डिस्कस करूँगा, ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल 14 कानून के सामने सभी क्या है, बराबर, सिंपल बात कहता है। अब देखिए, आर्टिकल जो 15 है, 15 जो है, 15 में कई सारे क्लॉज हैं। देखिए, ये जैसे कि 15A लिखा है, इसका सब पार्ट है, 15.3, 15.4, 15 के ABC ऐसे पार्ट होते हैं, ठीक है। कई क्लॉज है, सब क्लॉज उसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, आर्टिकल 15A सिंपल ये कहता है कि किसी नागरिक को धर्म के आधार पर, ध्यान रखिएगा, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सिंपल कहाँ है, आर्टिकल 15(1) में। आगे इसमें एक और लिखा है 15(3) में, राज्य या मतलब यहाँ क्या, केंद्र भी है और राज्य भी है, राज्य सरकार भी है, स्त्रियों और बालकों को विशेष कुछ प्रावधान कर सकती है, जैसे कि महिलाओं को कुछ अधिकार दे सकती है, बालकों को कुछ और अधिकार दे सकती है। ये आर्टिकल कौन सा बोलता है, 15(3) बोलता है। और एक 15(4) आया था, इसमें सिंपल ये कहा गया है कि अगर राज्य चाहे तो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों SC ST के लिए अलग उपाय करेगी। और हमारे देश में जो आरक्षण दिया गया SC ST को, इसी अनुच्छेद के तहत क्या किया गया है, दिया गया है। आगे देखिए, इसमें आर्टिकल 15(5) है, इसमें जो है ना OBC को शैक्षणिक संस्थानों में क्या दिया गया, आरक्षण दिया गया। हालांकि इतना डिटेल में नहीं पता, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए। उसके बाद अभी आपको पता होगा कि अभी EWS को आरक्षण दिया गया है, 130वां संविधान संशोधन था, ठीक ना, ये उधर 19 में दिया गया, आप ये भी ध्यान रखिएगा। खाली इसमें ये पूछेगा EWS को जो भी आरक्षण दिया गया कौन से संविधान संशोधन से दिया गया है, 103वां संविधान संशोधन था, आप ये भी बात ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, अनुच्छेद 16(1) और 2 में सिंपल 16 में यही कहता है, लोक नियोजन में समानता, मतलब सरकारी नौकरी जो भी होगा उसमें किसी भी नागरिक के साथ कोई भी धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ एक बात लिखा हुआ है क्लॉज में कि राज्य निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि बिहार सरकार ये कह सकती है कि नहीं, हम अपने सिर्फ नागरिकों को ही क्या देंगे, किसी चीज़ में आरक्षण देंगे, नौकरी देंगे, ये कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। आगे जो है OBC को जो 27% जो आरक्षण मिला है, 16(4) के ही क्लॉज से मिला, ये जो बाद में जोड़ा गया था, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। और अभी जो EWS को भी जो आर्थिक रूप से पिछड़ा जो माना गया है, वो भी आर्टिकल जो है ना 16(6) के तहत माना गया। क्योंकि देखिए, हमारे देश में पहले आर्थिक आधार पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं था, लेकिन जो 103वां संविधान संशोधन, उसके तहत जो है आर्थिक आधार पर जो है ना EWS को क्या किया गया, आरक्षण दिया गया है। अगला देखिए आरक्षण को लेकर कई सारे सुप्रीम कोर्ट में वाद विवाद हुए। उसी में एक खाली ध्यान रखिएगा, एक इंदिरा साहनी विवाद है, वो 1992 में हुआ था। इसमें इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और एक और संविधान संशोधन हुआ था 77 का, इसमें संसद में ये कहा गया था कि
जो प्रमोशन होगा उसमें भी क्या होगा, आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ओवरऑल देख सकते हैं अभी हमारे देश में जो भी आरक्षण का जो सिस्टम है किस किस अनुच्छेद के तहत है। देखिए एक अनुच्छेद 15(4) में इसमें SC ST को आरक्षण दिया गया है, एक 15(5) में OBC को शिक्षण में 27% आरक्षण दिया गया, 16(4) में नौकरी में OBC को 27% आरक्षण दिया गया है, 16(6) में EWS को आरक्षण दिया गया 10%, और 303 में SC ST में लोकसभा को दिया गया है, 332 में विधानसभा में दिया गया SC ST को, और आपको पता है कि पंचायतों में भी जो है ना महिलाओं को क्या है, आरक्षण। ये ओवरऑल वो आर्टिकल है जो हमारे संविधान में आरक्षण से जुड़ा हुआ है। अगर बहुत डीपली अगर क्वेश्चन कभी पूछ देगा कि हमारे देश के किस किस अनुच्छेद में आरक्षण की बातें निकल के सामने आती है, अगर आपको आर्टिकल 15 भी दे, 15 दे, 16 दे, 16 दे, 330, 332, ये सब आपको ध्यान रखना है। ये आरक्षण अलग है, ये लोकसभा और विधानसभा में SC ST को अलग से क्या दिया गया, आरक्षण दिया गया है, ठीक है, चुनाव लड़ने के लिए। और आपको सब एक अगला है 17 में 17वां में छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का क्या है, इसमें अंत है, ये देख सकते हैं। और आर्टिकल लास्ट 18 जो इसका है उपाधियों का अंत। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे भारत रत्न जो दिया जाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, ये इसका अपवाद है। ये जो है ना आर्टिकल 40 का क्या है, आपका अपवाद है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट जो अधिकार है इसमें है स्वतंत्रता का अधिकार। ये इसमें देखिए आपको हम पहले पता है, शॉर्ट में पहले बताए थे शुरुआती दौर में, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद जो है ना 19 से लेके 22 तक है, ठीक ना। अब देखिए आर्टिकल 19 में 6 तरह के अलग अधिकार दिए गए, आप इसको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि पहला है वॉक एंड अभिव्यक्ति का अधिकार, दूसरा है शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, भारत में कहीं में घूमने का अधिकार, निवास करने का स्थान अधिकार, और छठा है कारोबार करने का अधिकार। अब देखिए इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछता है 19(4) में क्या है, तो घूमने का अधिकार है किसी देश में। और इसे पहले 19(1) से जो है 19(1) जो है, इसी से आपको प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है, और सूचना भी प्राप्त करने का अधिकार जो आपको इसी अनुच्छेद से क्या होता है, मिलता है। क्वेश्चन पूछ सकता है सूचना का अधिकार किस अधिकार के तहत आता है, आर्टिकल 19(1) के तहत जो है ना आता है, आप ये बात ध्यान में रखिएगा। फिर आइए अनुच्छेद आर्टिकल 20 में देखिए क्या है, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से आपको क्या है, अधिकार है, ठीक ना। आर्टिकल 21 क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का क्या है, अधिकार। इसमें क्या है, निजता का अधिकार है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, सोने का अधिकार, मतलब सोने का स्लीपिंग का अधिकार है, गरिमा के साथ जीने का क्या है, अधिकार है। इसी में भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि निजता का अधिकार किस आर्टिकल के तहत है, 21 के तहत है। अपने मनपसंद के लोगों के साथ शादी विवाह करने का अधिकार किसके साथ है, ये 21 के तहत। अभी UPSC एक क्वेश्चन पूछा था इसी तरह का, अपने पसंद के लोगों के साथ शादी करने का अधिकार किस आर्टिकल के तहत आता है, अनुच्छेद 21 के तहत आता है, ठीक है। तो इसमें ना प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद आर्टिकल 21 है, इसमें कई चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ा है, ठीक ना। इसको एक बार ना लक्ष्मीकांत ने पूरा लिस्ट दिया है, एक बार इसको देख सकते हैं। उससे अगर जब क्वेश्चन पूछ देगा कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता या आर्टिकल 21 में कौन कौन सा अधिकार शामिल है, तब उसमें बहुत सारे अधिकार शामिल हैं, ठीक ना। स्वच्छ पानी का अधिकार है, सोने का अधिकार है, ठीक ना, इसे ध्यान रखिएगा। तो इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चलिए इसमें आर्टिकल 21A है, इसमें ध्यान रखिएगा अभी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये इसमें सिंपल ये बाद में जोड़ा, देखिए जहाँ भी ये ए अक्षर आएगा ना, एक कैपिटल अक्षर आएगा, उस समझिए कि बाद में उसको संविधान में संशोधन के माध्यम से क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो 86वां संविधान फरवरी 2002 में हुआ था, इसमें जो है सिंपल सी बात है आर्टिकल के ये जोड़ा गया था। इसमें जो है ना उम्र 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री में शिक्षा दिया गया था। और बाद में जब मनमोहन सिंह की सरकार हमारे देश में थी 2009 में राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया था, और ये 1 अप्रैल 2010 से क्या है, लागू। क्वेश्चन पूछता है कि हमारे देश में शिक्षा का अधिकार कब से लागू है, 1 अप्रैल 2010 से है, ये ध्यान रखिएगा। और निःशुल्क शिक्षा प्रावधान जो है ना 86 संविधान संशोधन से जो है ना किया गया था, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। और शिक्षा संबंधी अधिकार जो प्रावधान है आर्टिकल 45 DPSP में भी है, और आपका मौलिक कर्तव्य 51 कोटो में भी, मैं आगे पढ़ाऊंगा, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए आर्टिकल 22 में क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। देखिए यहाँ सिंपल क्या है, इसमें जो क्वेश्चन अगर पूछेगा, अगर आप देखिए हमारे देश में क्या होता है, गिरफ्तारी देखिए 2 तरह का होता है। हिरासत में व्यक्ति को 2 तरह से लिया जा सकता है। एक तो क्या है, दंडात्मक हिरासत, मतलब कि मान लीजिए कि जिसको दंड मिल चुका है वो तो जेल में बंद है। एक होता है निवारक निरोध हिरासत, मतलब कि उस व्यक्ति से कोई
हिंसा होने की खतरा है या कोई अशांति होने का खतरा है, इसलिए सरकार जो उसको पहले से ही निवारक निरोध कर देती है, उसको हिरासत में ले लेती है, ठीक ना। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसमें कहा गया कि ये अधिकतम 3 माह तक हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये इसके तहत जो कई तरह के कानून आए, जिसमें एक मिसा एक्ट था, टाडा था, पोटा था, यूपा था, अभी यही है ये जो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट ये 2019 है, ये भी हमारे देश में वर्तमान में क्या हो रहा है, चल रहा है, ये आप ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा निवारण निरोध हेतु कानून जो है ना संघ सरकार भी और राज्य सरकार भी क्या कर सकती है, बना सकती है, ये आप ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और बात ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि आर्टिकल 20 और जो 21 है ये राष्ट्रीय आपातकाल जब इमरजेंसी लगेगा वहाँ भी अब ये ख़त्म नहीं किया जा सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना क्वेश्चन आपके लिए जो है ना ये हो गया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अगला देखिए इसमें है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें 2 है मॉर्निंग इंपॉर्टेंट पूछेगा तो। एक आर्टिकल 23 में क्या है, मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम पर क्या है, सॉरी बलात् श्रम पर रोक लगा है, बेगारी में पर भी क्या लगा है, रोक लगा है। और आर्टिकल 24 क्या है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को काम पर करने नहीं दिया, ये भी लिखा हुआ है। अगला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें देख लीजिए आर्टिकल 25 में क्या है, अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, उसका आचरण करने और उसका प्रचार प्रसार करने का क्या है, अधिकार आपको दिया गया है। 26 में क्या है, धार्मिक संस्था आप स्थापित कर सकते हैं, ठीक नहीं, ध्यान रखिएगा। 27 में देखिए क्या लिखा गया है, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों का समुदाय की स्वतंत्रता दिया गया है। 28 में देखिए क्या है, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की क्या है, स्वतंत्रता है। तो इस पर आर्टिकल का देख लीजिए मैचिंग में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अगला इसमें क्या है कि हमारे देश में अल्पसंख्यक को कुछ अलग से शिक्षा और संस्कृति का क्या दिया गया, अधिकार दिया गया। अधिकार अनुच्छेद 29 क्या कहता है, अल्पसंख्यक का संरक्षण, अपनी भाषा वो बचाए रख सकता है, अपनी लिपि बचाए रख सकता है, ये सब अधिकार जो है ना अल्पसंख्यक को क्या किया गया है, दिया गया है। आर्टिकल 30 में देखिए अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान खोलने का भी क्या दिया गया, अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 21 में क्या है, हाँ देखिए आर्टिकल 21 जो है इसी में संपत्ति का अधिकार था, जो कि 44 संविधान संशोधन से क्या गया, हट गया है। और जो है ना, और ये आर्टिकल 19(1)(4) में भी था, इसको भी वहाँ से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। ये बात आप जो है ना ध्यान में रखिएगा। और अभी आपको बता ही दिया मैं आपको कि 300A अब ये कानूनी अधिकार हो गया, संपत्ति रखने का अधिकार आपको पहले में बता दिया। अब देखिए अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये अनुच्छेद कहाँ है, 22 में है। इसमें क्या होता है, 5 तरह के रिट जारी किए जाते हैं। जब आपका फंडामेंटल राइट आपका कोई छीनेगा, इसमें आप जो सुप्रीम कोर्ट जो है ना 5 तरह का रिट क्या करती है, जारी करती है। एक का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें क्या किया जाता है, व्यक्ति को बंधक बनाने पर सरकार निजी या व्यक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है, ठीक ना। अगला है परमादेश, ठीक ना, इसको बोलते हैं मेंडेमस। ये क्या है, राजनीतिक या प्रशासनिक व्यक्ति अगर कर्तव्य का निर्वाह नहीं करा तब ये जारी होता है। अगला है प्रतिषेध, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा नीचे वाले न्यायालय को अधिकार क्षेत्र से वो बाहर कार्य कर दिया है, उसको रोकने के लिए है। और देखिए ये प्रतिषेध जो है ना, छोटे न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है ना रोकने के लगाता है। ये जो प्रतिषेध जो है कार्य करने से पहले रोकना, और उत्प्रेषण मतलब क्या है, कार्य कर दिया बाद में रोकने का ये रेट जारी करता है। और अंतिम यहाँ अधिकार परीक्षा, ये क्या है, पर्याप्त योग्यता नहीं है फिर भी व्यक्ति किसी पद पर क्या हुआ, बैठकर वो कोई गैर कानूनी काम क्या कर रहा है, जो नियुक्त व्यक्ति है उसके खिलाफ जो है ना ये जारी क्या होता है, अधिकार परीक्षा जारी होता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इसमें बीपीएससी कोई भी क्वेश्चन पूछ चुका है, कई भी और भी एग्जाम आ सकते हैं। अगला देखिए यहाँ संविधान की आत्मा, इसी अनुच्छेद को किसने कहा है, BR अम्बेडकर ने कहा है, ध्यान रखिएगा। और कहा गया है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान यदि आर्टिकल 32 निलंबित किया जाए तो रिट जारी नहीं हो सकता है, लेकिन हाईकोर्ट आर्टिकल 226 के तहत जो है ना रिट जारी कर सकती है, क्योंकि जो हाईकोर्ट जो है 5 रिट के अलावा भी और कोई रिट क्या कर सकती है, जारी कर सकती है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 32 तक में हम उधर पढ़ा दिया। अब देखिए 33 में क्या है, सेना, अर्धसेना, पुलिस, खुफिया विभाग के फंडामेंटल राइट में कटौती की जा सकती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 34 में क्या है, सैन्य विधि लागू जिस क्षेत्र में होगा वहाँ फंडामेंटल राइट में कटौती की जा सकती है। जैसे मार्शल लॉ लागू हो गया, वहाँ फंडामेंटल राइट आपका
नागरिकों को कम किया जा सकता है। और 35 में है फंडामेंटल राइट में कटौती सिर्फ और जो है ना संसद ही कर सकती है, विधानमंडल नहीं कर सकती है। ये आपको स्टेटमेंट देके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो है ना आर्टिकल 35 ए था, इसमें जम्मू कश्मीर में संपत्ति संबंधी अधिकार था, जिसे अब क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो अब ये तो आर्टिकल ही खत्म हो गया। चलिए अगला देखिए, इसमें क्वेश्चन अब इसमें कभी कभी एग्जाम में पूछ जाता है अगर हमारे देश में आपातकाल जब लागू हो, राष्ट्र आपातकाल, तो उसमें कौन कौन से फंडामेंटल राइट को हटाया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, उसको हम देख लेते हैं। देखिए आर्टिकल 358 के तहत आर्टिकल 19 अपने आप समाप्त हो जाता है, लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अगर आपातकाल लगा हो तो आर्टिकल 19 भी खत्म नहीं होगा। ये 44 संविधान संशोधन के तहत ऐसा कहा गया है। याद कीजिए जब 1975 में इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल लगाई थी, प्रधानमंत्री थी उस समय वो, तो जो ना आंतरिक विद्रोह के आधार पर जो है ना उन्होंने आपातकाल की क्या की थी, लगाई थी। बाद में जब संविधान संशोधन हुआ था उसमें आंतरिक और शांति के आधार पर क्या जोड़ा गया था, सशस्त्र विद्रोह। और अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर देश में अगर आपातकाल लगता है तो उस समय आर्टिकल 19 खत्म नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर राष्ट्र आपातकाल बाह्य हमलों के कारण लगता है या युद्ध के समय लगता है तो आर्टिकल 19 जो है अपने आप क्या हो जाएगा, खत्म हो जाता है नागरिकों का। ये बात ध्यान में आप रखिएगा। नेक्स्ट चलिए, इसमें एक और है, अगर आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति और भी कई फंडामेंटल राइट को समाप्त कर सकती है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को कभी भी खत्म नहीं कर सकती। ये बात 44 संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया था और इसमें जनता पार्टी की क्या बनी थी, सरकार बनी थी। और प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई। ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, तो अब देखिए इसमें क्या है कि कई तरह के फंडामेंटल राइट में संशोधन हुए हैं, तो वो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी पूछा था कि ये बात विवाद जो है ना सुप्रीम कोर्ट में कब आया। तो आप सिंपल ये ध्यान रखिएगा, कुछ मैं बात आपको बता देता हूँ कि कब कब कौन सा विवाद आया था, आप उसको थोड़ा याद रखें। जैसे देखिए क्या है, इसमें शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार एक विवाद 1951 में आया था। खाली आप डेट याद रखिएगा और इसमें कुछ चीज़ जानने का आपको विशेष जरूरत नहीं है। एक और विवाद आया था सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार, ये 1965 में आया था, अपडेट याद रखिएगा। एक और आया था गोलकनाथ वर्सेस पंजाब सरकार, ये 1967 में आया था। सिर्फ आपको विवाद पूछ सकता है कि ये कब आया था, तो ये आप थोड़ा इसको याद रख सकते हैं। और एक सबसे जो इम्पोर्टेंट जो विवाद है वो है केशवानंद भारती बाद 1973 में आया था। इसमें ना क्या हुआ था, 13 न्यायाधीश की जो है ना एक संवैधानिक पीठ बनी थी। ध्यान रखिएगा, 13 न्यायाधीश थे इसमें। और इसमें जो है ना, इसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान में कुछ मूल ढांचा है जिसको परिवर्तित जो है ना संसद भी संविधान संशोधन के माध्यम से नहीं कर सकती। तो ध्यान रखिएगा, अगर अब मूल ढांचे को इस कॉन्सेप्ट और हटाना हो, अगर जब मतलब हटने का कोई बात हो, अब जब 13 से अधिक न्यायाधीश का जब पैनल बैठेगा तभी कुछ हो सकता है। अभी 13 न्यायाधीश का पैनल बैठा था किसमें, केशवानंद भारती विवाद में। ये बात जो है ना आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना यहाँ से भी पूछ सकता है कि केशवानंद भारती विवाद में सुप्रीम कोर्ट के कितने बेंचों का गठन किया था, कितने न्यायाधीश थे, 13 न्यायाधीश थे। ये आप बात ध्यान रखिएगा। और देखिए मैं यहाँ कुछ बता देता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो कहा था कि मूल ढांचे में क्या क्या शामिल आएगा, यहाँ देखिए लिखा है लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, विधि का शासन, संसदीय व्यवस्था, शक्ति का पृथक्करण, फंडामेंटल राइट, न्यायिक समीक्षा, व्यक्ति गरिमा, ये सब हमारे संविधान का कुछ कुछ मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसको अगर हटा दिया जाए संविधान से तो हमारे संविधान का भावना ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसको सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्सेप्ट 1973 में लाया था, केशवानंद भारती विवाद में लाया था। बाकी मेंस का है तो वो तो अभी मेंस का उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब मेंस का मैं पढ़ाऊंगा तब उसमें और भी इसमें डिटेल में बातें क्या करेंगे, हम लोग करेंगे। अब हम लोग आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक ना, डीपीएसपी इसको शॉर्ट में लोग बोलते हैं। ये भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। एक मोटा मोटी आप माइंड में सेट कर लीजिए। ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, कई बार क्वेश्चन में पूछ चुका है। इसका देखिए कभी कभी बीपीएससी ये पूछ दे पीटी में कि डीपीएसपी या राज्य की नीति निर्देशक तत्व का क्या उद्देश्य है। देखिए इसका उद्देश्य क्या है, सिंपल सी बात। देखिए ये जो भाग है ये हमारे केंद्र या राज्य सरकार को एक दिशा निर्देश दिया गया है, किसके थ्रू, संविधान सभा या संविधान के द्वारा, कि सरकार ये क्षेत्रों पर काम करे, इन
क्षेत्रों पर काम करे। ये कोई अनिवार्य नहीं है। जैसे फंडामेंटल राइट क्या है, फंडामेंटल राइट हमसे कोई नहीं छीन सकता, यहाँ तक कि संसद भी नहीं छीन सकती है। लेकिन जो है ना डीपीएसपी जो है ये एक ऐच्छिक है हमारी सरकार के लिए। अगर सरकार के पास उतने संसाधन हैं तो जनता के लिए ये काम करेगी, मतलब कि आवश्यक नहीं है हाँ, लेकिन फिर भी अभी वर्तमान में कोई भी सरकार इस नीति तत्व को अवहेलना नहीं कर सकती है। और आज़ादी के बाद भी हमारे देश की हर एक सरकार जो है ना इस तत्वों को पूरा करने का क्या कर रही है, प्रयास कर रही है। अब देखेंगे यहाँ पे कौन कौन सा एलिमेंट है। तो इसका उद्देश्य ध्यान रखिएगा, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की क्या करना, स्थापना करना। ये न्यायालय द्वारा परिवर्तन या मतलब इस न्यायालय में आप इसके आधार पे कोई भी केस या विवाद आप लेकर नहीं जा सकते हैं। और ये पॉजिटिव प्रकृति का है क्योंकि इसमें क्या किया गया, राज्य को जो है मतलब राज्य तक केंद्र और राज्य को जो है ना कुछ अच्छा करने का क्या दिया गया, निर्देश दिया गया। किसके तरफ से, ये संविधान के तरफ, या समझिए यूँ समझिए कि हमारी जो संविधान सभा के मेंबर थे उन्होंने जो है हमारी सरकार से कुछ अपेक्षा की है कि आप जनता की भलाई के लिए ये काम करोगे। आइए अब देखिए, जब ये संविधान लागू हुआ था उस समय हमारे देश में सब मिला के 16 निरपेक्ष तत्व थे, लेकिन अभी इसमें और भी कई बात जोड़ा गया है। तो अब आते हैं इसमें क्या क्या आगे है, इसमें सब समझ में आ जाएगा। देखिए आर्टिकल 36 जो इसमें है, सिंपल सी बात है, इसमें राज्य की परिभाषा है। वही राज्य में मतलब केंद्र भी आ जाएगा और आपका राज्य सरकार भी आ जाएगा, ठीक ना। आर्टिकल देखिए 37 में क्या है, ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, मतलब न्यायालय में आप इस आधार पर जाके सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। आर्टिकल देखिए 31 में क्या है, अब ये स्टार्ट हो गया। इसमें क्या है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा ताकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो सके। आर्टिकल 38 फर्स्ट में है। 38(2) में क्या है, आय, सुविधाओं तथा अवसरों की असमानता को सरकार क्या करेगी, कम करेगी। अगर कहीं ज़्यादा असमानता है तो उसको कम करने का प्रयास किया जाएगा। 39 इंपॉर्टेंट है। देखिए 39 के ए में क्या है, पुरुष और स्त्रियों को आजीविका का साधन मिलना चाहिए। समाज के भौतिक संसाधनों का उचित वितरण हो सभी लोगों में। धन और उत्पादन का केंद्रीकरण पर रोक, मतलब किसी खास व्यक्ति के पास ही देश की सारी संपत्ति ना चले जाए, इसको रोकने का प्रयास क्या करेगी, सरकार करेगी। स्त्री पुरुष को समान वेतन, भाई कई बार पूछोगा 39D में स्त्री और पुरुष को जो है ना समान जो है ना वेतन देने का क्या है, प्रावधान है। आगे देखिए इसमें वही पुरुष, स्त्री और बच्चे को खतरनाक रोजगार में जाने से बचाना है। बच्चों की गरिमा की साथ विकास, अवसर देना, शोषण से क्या करना, बचना। अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछेगा कि डीपीएसपी में कौन कौन सी बातें शामिल है। अगर आपको जो बातें शामिल अगर वो याद रहेगा तो जो शामिल नहीं तो अपने आप याद हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। ये देखिए 39A जो है, ये जो बाद में जहाँ भी ये कैपिटल लेटर के समय बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया है, जोड़ा गया है। ये 39A है। इसमें क्या किया गया है, समान अवसर के आधार पर न्याय देना व निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना ताकि गरीबों को अन्याय का शिकार ना होना पड़े। मतलब कि अगर कोई गरीब आदमी है, अगर उसको केस लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अगर वकील नहीं मिलता है तो सरकार जो है इसके लिए वकील क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी। ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत का गठन का प्रावधान है, ध्यान रखिएगा। 41 में क्या है, बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी में सहायता देगी सरकार। 42 में क्या है, काम की न्याय संगत तथा मानवोचित दशा और प्रसूति सहायता, मतलब महिलाएं जब कभी गर्भवती हो जाए, प्रेग्नेंट हो जाए, उसके लिए जो है ना सरकार क्या करेगी, उपाय करेगी। जैसे कभी आशा, आप सुने होंगे आशा जो है वो सब यही करती है। 43 मजदूरों को मजदूरी अवकाश और कुटीर उद्योगों का विकास, ये भी पूछ सकता है। 43 में क्या है, 43M देखिए बाद में जोड़ा गया है, उद्योगों में मजदूरों को शामिल करना। 30B देखिए सहकारी समिति का क्या किया गया, गठन किया गया। 43B में देखिए 43 जो है आपका जो है ना, देखिए ये क्वेश्चन पूछ चुका है। 43 देखिए ये B है, ख मतलब बी मतलब कि एक खो है। ये देखिए 97 संविधान संशोधन से क्या किया गया है, जोड़ा गया है। आप बात में ध्यान रख सकते हैं। देखिए मैं यहाँ 39A को मतलब ए है, ये भी देखिए क्या 42 संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया है, जोड़ा। ये सब जो मैं लिखा हूँ यहाँ पे, ये सब बाद में क्या किया गया है, जोड़ा। ये देखिए एक और है 46 संविधान संशोधन, देखिए ये जोड़ा गया, ठीक है, अभी देखेंगे। तो ये हो गया 43B में क्या हो गया आपका, सहकारी
समिति का क्या है, गठन का बात है। 44 तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है अभी के एग्जाम के लिए, बहुत चर्चा का विषय है, समान सिविल संहिता, मतलब कि सभी धर्मों का एक ही तरह का जो है ना विवाह का प्रथा, विवाह का नियम हो, उत्तराधिकार का नियम हो, ये सब समान सिविल संहिता क्या करता है, ये कहता है। 45 में देखें क्या, शिशुओं की देखभाल और 6 से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा का क्या करेगा, प्रावधान करेगा, ये 45 में है। 46 में क्या है, SC ST OBC का विकास करना और उसका रक्षा करना। 47 क्या है, पोषण के स्तर, स्वास्थ्य और मादक पदार्थों से दूर रहने का प्रावधान है। 48 पशु पालन, कृषि और गाय बछड़ों का वध नहीं किया जाएगा, ये बात कहा गया है। 48A बाद में जोड़ा गया, पर्यावरण वन और वन संरक्षण प्रावधान, इसमें एक क्वेश्चन पूछ सकता है। 48A में क्या है, इसमें पर्यावरण को बचाने का क्या है, प्रावधान है। 49 में क्या है, राष्ट्र महत्व के जो स्मारक हैं उसको बचाने का प्रावधान है। 50 में क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है, मतलब कार्यपालिका न्यायपालिका अलग अलग, इसका बात है। और 51 तो कई बार पूछ चुका है, अंतर्राष्ट्रीय शांति का इसमें क्या किया गया, बात किया गया, ये बात ध्यान में रखिएगा। और संविधान के अन्य भाग में भी DPSP के कुछ बातें हमको देखने को मिलता है, ये BPSP पूछ चुका है। 335 में नियुक्ति में SC ST का ख्याल रखा जाएगा। 350A में क्या कहा गया है, में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देना होगा, ये भी कहा गया है। और 351 है कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किया जाएगा। एक बार 64 या 63 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि और संविधान के कौन कौन से आर्टिकल या भाग में DPSP के प्रावधान है, ये आप ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। अब देखिए ये जो DPSP हम लोग पढ़े, इसके बारे में कुछ कई बड़े विद्वान ने अच्छी कुछ कथन कहा है, उसको पढ़ लेते हैं। कोई भी उत्तरदायी सरकार DPSP का अवहेलना नहीं कर सकता, ये कौन कहा है, कृष्णस्वामी अय्यर, जो कि संविधान सभा के क्या थे, सदस्य थे। अगला B.R. अम्बेडकर क्या कहते हैं, लोकप्रिय मत पर कार्य करने वाली सरकार कानून बनाने वक्त DPSP का अवहेलना नहीं कर सकती है, अगर करेगी तो चुनाव के समय मतदाता वोट नहीं देगी, ये उनका कथन है। और एक ग्रेनविल ऑस्टिन नाम के एक विद्वान वो बोलता है कि DPSP और फंडामेंटल राइट दोनों संविधान के क्या है, आत्मा है, ये बात बोलते हैं। और एक और है, DPSP संविधान को जीवन दान देने वाले संस्थाएं कौन, ML सिंह भी बोलते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स 1980 में बोला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूछता है कि मिनर्वा मिल्स विवाद कब हुआ, तो 1980 में कहा था कि फंडामेंटल राइट और DPSP एक रथ के ही क्या है, 2 पहिए, मतलब ना ही एक कोई कम है ना ही कोई दूसरा अधिक है, ये किसने कहा था, मिनर्वा मिल्स विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जजमेंट दिया था। अब इसमें अगला अंतिम जो मैं आपको बोला था कि वीडियो में 3 टॉपिक कवर करूंगा, ये मौलिक कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है, जिसको बड़े फंडामेंटल ड्यूटी बोलते हैं। पहला बात ये भाग 4A में है, क्योंकि देखिए यहाँ कैपिटल में A लिखा हुआ है, इसका मतलब जोड़ा गया है, ध्यान रखिएगा। और आर्टिकल 50A में है, देखिए 51 तक तो आपका DPSP था, अब 51A जोड़ा गया, 51A कह दिया। अब इसी 51A में 11 मौलिक कर्तव्य है, ध्यान रखिएगा। आइए यहाँ पे तो ध्यान रखिए, पहले शुरुआती दौर में जो है ना 10 ही था, बाद में 11वां क्या किया गया था, जोड़ा गया था। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये 42 संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया था। उस समय देश में आपातकाल का दौर था, क्योंकि 1975 में ही जून के महीने में हमारे देश में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, जब देश की प्रधानमंत्री थी, वो हमारे देश में आपातकाल क्या की थी, लगाई थी। और उसी समय कई तरह के सुधार के कार्य भी हुए थे, उसी में एक ये भी था। और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो ये बातें जो है ना संविधान में जोड़ा गया था। आइए अब इसमें क्वेश्चन पूछता है क्या है कि किसमें क्या है, देखिए आर्टिकल 51A का पहला, संविधान का पालन करें, उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का क्या करें, आदर करें। यही बात पूछ देता है कि ये किस मौलिक कर्तव्य में, पहले में है कि दूसरे में है कि तीसरे में है। दूसरा में क्या है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय से संजोए रखना। तीसरा क्या है, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की क्या करें, रक्षा करें। एक बार UPSC क्वेश्चन पूछा यही कि भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा और अक्षुण्ण बनाए रखें, ये लाइन किस में है, प्रस्तावना में है कि फंडामेंटल राइट में है कि DPSP में है कि मौलिक कर्तव्य में है। देखिए प्रस्तावना में भी ये है, एकता अखंडता है, तो वही ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप ऐसे क्वेश्चन पर थोड़ा सा आप ध्यान बना कर रखिएगा, ठीक ना। अगला है, देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की क्या करें, सेवा करें, ये चौथा लाइन लिखा हुआ है। 5वां क्या है, भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भारतत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म भाषा पर आधारित ना हो, ये सब लिखा हुआ है, ठीक ना। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के खिलाफ हो, हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा को आप महत्व समझें, उनका परीक्षण करें। अगला 7वां क्या है, पर्यावरण के बारे में ध्यान रखिएगा।
8वां क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में है आपका, और ज्ञानार्जन करने के बाद कहता है। 9th में क्या है, पब्लिक संपत्ति को सुरक्षित रखने के बाद, हिंसा से दूर करने के बाद किया गया है। 10वां में क्या है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से नई ऊंचाई को क्या कर प्राप्त करना, ठीक ना। और 11वां में क्या है, 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को क्या करना है, शिक्षा प्रदान करना है। ये बात जो है ना आपको इसमें आपको पढ़ना है। अब देखिए कुछ और फैक्ट है इसमें। 3 जनवरी को मूल कर्तव्य मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। हालांकि बाद में एक जे.एस. वर्मा कमेटी का गठन किया गया था, ताकि ये कहा गया था इनको कि आप ये बताइए कि मौलिक कर्तव्य को और प्रभावी कैसे बनाया जाए। ये जे.एस. वर्मा कमेटी का गठन किया गया था। और बाद में इसमें सिंपल एक, जैसे कि डीपीएसपी, उसी तरह मौलिक कर्तव्य भी भारतीय नागरिकों पर कोई बाध्यकारी, जैसे कि डीपीएसपी राज्य सरकार पर कोई बाध्यकारी नहीं, उसी तरह मौलिक कर्तव्य भी हम लोगों पर कोई बाध्यकारी नहीं है। ऐच्छिक है, मानिए या ना मानिए, आपकी क्या है, इच्छाएं हैं। तो ये आपका हो गया तीनों टॉपिक। आप इसको से वीडियो देखिए, इसका जो है ना नोट्स जो है ना मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप उसको वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। और इस पर ध्यान रखिएगा कि जो है, जो मैं ये बताया हूँ, ये सब जो सोर्स है मेरा, या तो लक्ष्मीकांत बुक का है, या तो किसी और कुछ अच्छे बुक्स का है, और ये मेरा पूरा नोट्स है। मैं सिर्फ आपको नोट्स बताया हूँ, और मैं पीटी के पर्पज़ से ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें अभी एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि कम समय में अधिक से अधिक बातें, जानकारी आप लोग तक पहुँच सके, ताकि आपको पीटी में क्या हो, हेल्प मिल जाए। धन्यवाद।